हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारा इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का हम यूनिट 2 चार्जेबिलिटी सेक्शन 15 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सैलरी चैप्टर के अंदर 3 सेक्शन है, 15, 16 और 17। 15, 16 और 17 3 सेक्शन नंबर होते हैं। वैसे ही ये खत्म होगा तो अगला चैप्टर चालू होता है, हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड हेड ऑफ इनकम हाउस प्रॉपर्टी। उसका सेक्शन नंबर का रेंज होता है 22 से लेकर 27। किसी भी हेड ऑफ इनकम में जो सेक्शन का रेंज है, उसमें जो पहला सेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। तो सैलरी का सेक्शन का रेंज है 15, 16, 17 और पहला सेक्शन है 15, तो हम लोग इसको बोलेंगे चार्जिंग सेक्शन। अब चार्जिंग का मतलब होता है कि भारत सरकार को कि ये हक है, भारत सरकार को ये हक है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान जो भारत में नौकरी कर रहा है और सैलरी कमा रहा है, उसे वो टैक्स ले सके। ये हक भारत सरकार को किसने दिया? सेक्शन नंबर 15 ने। सेक्शन नंबर 15 ने। अगला, जितने भी लैंडलॉर्ड है पूरे भारत में, जो अपने टेनेंट लोग से रेंट कमा रहते हैं, उनसे रेंट पर इनकम टैक्स वसूलने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को किस सेक्शन ने दिया? वो सेक्शन नंबर 22 ने। चार्जिंग सेक्शन हमें बताता है कि कौन से कंडीशन फुलफिल होने पे गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले सकता है, कौन से कंडीशन फुलफिल होने पर गवर्नमेंट हमसे उस हेड के अंदर टैक्स ले सकता है। ठीक है, भारत सरकार हमसे हमारे सैलरी पे इनकम टैक्स सैलरी हेड्स में तभी ले सकता है जब हमको पैसा देने वाला एम्प्लॉयर है और हम उसके एम्प्लॉय है, तभी ले पाएगा, नहीं तो नहीं ले पाएगा। तो पेयर और पेई के बीच में कौन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। तो जब लेने वाला के बीच में रिलेशनशिप एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का हो, तब उस इनकम पर जो टैक्स कैलकुलेशन होगा वो सैलरी एक्ट में होगा, वो सैलरी हेड में होगा। अच्छा, इसमें कई लोगों को एक प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने अगर जॉब भी होल टाइम होना ज़रूरी नहीं है, पार्ट टाइम जॉब भी हो सकता है। तो पार्ट टाइम जॉब से भी जो पेमेंट आएगा वो भी सैलरी में ही जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका जॉब होल टाइम होना चाहिए, चाहे आपका जॉब फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, रिश्ता एम्प्लॉय एम्प्लॉय का है तो वो सैलरी में जाएगा, भले वो आप फुल टाइम करो या चाहे आप पार्ट टाइम करो। अगला, अ, ऐसा हो सकता है कि एक इंसान 2-3 जगह जॉब कर सकता है। 2 दिन इसके यहाँ गया, 2 दिन यहाँ गया, 2 दिन यहाँ गया। हो, हो सकता है पार्ट टाइम जॉब करते हो 3-4 जगह। अगर आपके 3 बॉस है, अगर आपके 3 बॉस है तो आपको 3 जगह से सैलरी इनकम आ रहा है। तो वो 3 जगह से जो सैलरी इनकम आ रहा है, जो आपको 3 जगह से सैलरी इनकम आ रहा है, तो वो 3 जगह से जो सैलरी इनकम आ रहा है उसका जो कंप्यूटेशन होगा वो सिंगल सिंगल कंप्यूटेशन होगा। ये बहुत लोग का डाउट होता है। अगर एक इंसान को 2-3 जगह से पेमेंट मिल रहा है, अगला देखते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट को हम पे भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट चाहता है कि हम फिर भी हम टैक्स दे दें। गवर्नमेंट चाहता है कि हमको पैसा हाथ में नहीं मिले, फिर भी हम टैक्स दे दें। गवर्नमेंट बोलता है कि इनकम टैक्स ऑफ सैलरी हमको कब देना होगा? ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। ड्यू का मतलब होता है सैलरी ड्यू कब होता है? हर महीने की लास्ट डेट को। और सैलरी मंथली मिलता है, मंथ के लास्ट डेट को। अगर मान लो तुमने नौकरी कर ली, मंथ खत्म हो गया, 30 तारीख आ गया, पर बॉस
सैलरी अभी तक दिया नहीं है। बॉस बोला कि थोड़ा प्रॉब्लम है, 10 दिन बाद देंगे। ठीक है, यू हैव नॉट रिसीव द सैलरी, पैसा तो नहीं आया है। बस 30 तारीख को ड्यू हो चुका है, सरकार आ जाएगी। लाओ इनकम टैक्स दो। तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं आया है, पर सरकार आ गई है। एक ना एक दिन तुम्हारे हाथ में पैसा आएगा ही ना, आज दे दो टैक्स। लाओ, ड्यू हो गया तो भी टैक्स। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं। पहला एग्जांपल, राम इज एम्प्लॉय एसएससी। तो हमको राम का टैक्स कैलकुलेट करना है। राम को इस साल में बॉस ने 11 महीने का पेमेंट किया है। जो 12 महीना है ना, वो मार्च महीना तनख्वाह अभी तक मिला नहीं है। बॉस ने बोला अभी हाथ में थोड़ा टाइट है, मार्च का सैलरी अगले महीना ले लेना, अप्रैल में ले लेना। तो इसको हम कहते हैं अरियर्स, मतलब आउटस्टैंडिंग। अरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी, मार्च महीने की जो सैलरी है वो ड्यू कब होती है? 31 मार्च को। तो ड्यू तो मार्च में हो गया, पर मिला है क्या? मिलेगा नहीं। मिलेगा कब? नेक्स्ट ईयर, अप्रैल 23 में। अप्रैल 23 तो एक अलग फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो अप्रैल 23 एक अलग फाइनेंशियल ईयर, अलग। उन लोग को अभी मार्च का सैलरी मिला नहीं है। मार्च का उन लोग को अगले फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा। गवर्नमेंट बोलेगी वी टू वांट टैक्स ऑन। गवर्नमेंट तो बोलेगी हम तो टैक्स ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। तो मार्च का सैलरी भले ही तुमको रिसीव नहीं हुआ, ड्यू तो हो गया ना, लाओ टैक्स दे दो। तो पूरा आपके हाथ में पैसा सिर्फ 11 महीने का आया, लेकिन ड्यू 12 महीने का हुआ, तो हमसे टैक्स वो 12 महीने का लेगा। ठीक है, अब यहाँ अगला एग्जाम्पल देखते हैं। लखन एम्प्लॉय है। लखन को घर में पैसे की ज़रूरत थी, तो वो मार्च महीने में, जो आखिरी महीना है, वो बॉस के पास आया और बोला सर थोड़ा हाथ टाइट चल रहा है, बच्चे लोग नए सेक्शन में जा रहे हैं, तो उनका यूनिफॉर्म का, इसका बुक्स बुक्स सब का पैसा लगेगा, तो प्लीज़ अप्रैल का सैलरी भी अभी मार्च में दे दो। तो मार्च में हमको मार्च का भी सैलरी दे दो और अप्रैल का भी दे दो, मतलब अगले महीने का भी सैलरी अभी दे दो। तो बॉस बोला ओके। बॉस बोला ओके। तो इसको क्या बोलते हैं अपने? इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस सैलरी। तो सैलरी अप्रैल का है, पर मिल गया मार्च में। अप्रैल का सैलरी ड्यू कब होता है? 30 अप्रैल को। अप्रैल का सैलरी, नेक्स्ट ईयर है अप्रैल, अप्रैल का सैलरी ड्यू कब होता है? 30 अप्रैल को, लेकिन हमको रिसीव हुआ है मार्च में। पर सरकार तो आ गई, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर दी, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। इस साल ड्यू तो 12 महीने का हुआ, पर रिसीव हुआ है 13 महीने का, तो सरकार हमसे लेगा, टैक्स लेगा 13 महीने का। तो नेक्स्ट ईयर का भी सैलरी अभी ले लेंगे, तो हमें टैक्स भी 13 महीने का देना होगा। पर अगर हम लोगों ने इस साल 13 महीने का सैलरी लिया और टैक्स भी 13 महीने का दे दिया, तो अगले साल हम लोग वापस से 11 महीने का देंगे टैक्स। ड्यू एंड रिसीव विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, सारे हेड ऑफ इनकम में सेम फंडा अप्लाई नहीं होता। अब अगला है फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी का मतलब है एक एम्प्लॉय है, वो गया अपना बॉस के पास और बोला सर इस महीने का पेमेंट मुझे मत दो, अब चैरिटी में दे देना, मेरे नाम से चैरिटी कर देना। उसने बलिदान किया, सेक्रीफाइस किया चैरिटी बोल के, उसने लिया ही नहीं। और गवर्नमेंट बोली तुम लो या मत लो, हम तुमसे इनकम टैक्स लेंगे। वो अपना सैलरी छोड़ दिया,
ठीक है, गवर्नमेंट बोला तुम जो करना है करते रहो, हमको मतलब नहीं है, हम तो उस पर इनकम टैक्स लेंगे। ये जो तुमने बलिदान दिया, जो कि मेरी सैलरी चैरिटी कर दो, चैरिटी करो चाहे कुछ भी करो, हाँ वो इनकम तो मानेंगे, और उस पर टैक्स तो देना पड़ेगा। तो ये बात तो गलत लग रहा है। इसका एक ऑल्टरनेटिव है, इसका एक ऑल्टरनेटिव है। जब इनकम टैक्स एक्ट आया था ना 1961, उसी दिन गवर्नमेंट ने एक और कानून भी पास कर दिया था। इनकम टैक्स एक्ट 1961, और ये कानून का नाम क्या लिखा है? वॉलेंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी। ये सेम है 1961। अगर हमने अपनी सैलरी अगर हमने अपनी सैलरी गवर्नमेंट को सरेंडर कर दी, अगर हमने अपनी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर दी, देखो यहाँ पे दो चीज़ होता है। समझ लो मैं एम्प्लॉय है, मैंने बॉस से कहा इस महीने का सैलरी भी मुझे मत देना, जाओ चैरिटी कर देना। अगर मैं ये बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं फॉरगोइंग ऑफ सैलरी, और मुझे इनकम टैक्स देना होगा। लेकिन दूसरा ऑल्टरनेटिव होता है, मैं अपने बॉस के पास गया और मैंने कहा कि सर मेरी जो सैलरी है इस महीने की, वो मुझे मत दीजिए, वो भारत सरकार को सरेंडर कर दीजिए, भारत सरकार को सरेंडर कर दीजिए, वॉलेंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी। तो अगर मैं अपनी सैलरी अपने बॉस को बोल के गवर्नमेंट को सरेंडर करवा दूँ, तो मुझे उस पर टैक्स देना नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने पूरा इनकम ही पकड़ा दिया गवर्नमेंट को। इसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंने सरेंडर कर दिया अंडर वॉलेंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी, तब तो एग्जेम्प्ट है, तब टैक्स देना नहीं है। लेकिन अगर चैरिटी किए डायरेक्ट, तो टैक्स देना पड़ेगा। हमारा पहला सेक्शन खत्म। अब हम लोग कुछ देखने वाले हैं, अलग अलग केस है, हमको पढ़ के बताना कि जो टैक्स है वो किस हेड में जाएगा, सैलरी में, पीजीबीपी या आईएफओएस में। ऑडिट फीस पहला है। कोई भी टाइप का फीस होता है, फीस हमेशा पीजीबीपी में जाता है, कोई भी तरह का फीस होता है। अच्छा, डॉक्टर के पास गए और मैंने डॉक्टर को 1000 रुपये फीस दी, डॉक्टर के लिए ये इनकम पीजीबीपी में जाएगा। सेकंड गलत है। अगला, एक एम्प्लॉय है, रिटायर्ड हो गया है, घर में बैठा है, अब उसको पेंशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पेंशन। क्वेश्चन है कि जो पेंशन है वो किस हेड ऑफ इनकम में जाएगा, क्योंकि अब वो रिटायर्ड हो गया, अब तो एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं है, अब तो रिटायर्ड हो गया है। लेकिन भले ही आज एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं है, पर जो पेंशन मिल रहा है, अब तो रिटायर्ड हो गया है, लेकिन भले ही वो आज एम्प्लॉय नहीं है, पर ये जो पेंशन मिल रहा है वो जो पहले जो जॉब कर रहा था उसका वजह से मिल रहा है। ये पेंशन जब बिकॉज ऑफ द प्रीवियस रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर, जो पेंशन जो हमको मिलता है जो जॉब करते हैं, उसमें से हर महीने जब हम लोग जॉब करते हैं तो हमारे पेमेंट से हर महीने कुछ कुछ पैसा कटता है। जो हमको पेंशन जो तुमको मिलता है ना, जो तुम जो जॉब करते हो ना, उसमें हर महीने तुम्हारे सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा काटा जाता है। वही पैसा तुमको रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। पेंशन कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, पेंशन तुम्हारा कमाया हुआ ही सैलरी है, जिससे हर महीना
हम लोग थोड़ा थोड़ा काट के जमा कर रहे थे, अब तुम रिटायर्ड हो गए और तुमको मिल रहा है, तो ये पेंशन निकला तो उसी जॉब से है ना, जो भले ही आज रिश्ता नहीं है। तो पेंशन इनकम इन ऑल्सो कंसिडर एज सैलरीज। A teacher received emolument in kind from the school which he teaches। तो स्कूल और टीचर के बीच में कौन सा रिश्ता है? तो उनको स्कूल वाले जो भी दे, पैसा दे, सामान दे, जो भी दे, वो किस साइड में जाएगा? सैलरीज। जैसे एग्जांपल, स्कूल ने क्या किया, स्कूल के पास बहुत बड़ा कैंपस था, तो उसी कैंपस में उन्होंने बहुत सारे घर बनवा दिए और टीचर लोग को रहने के लिए घर दे दिया। तो पैसा के बदले घर दे दिया रहने के लिए, बहुत अच्छी बात है। तो कैश हो या काउंट हो, है तो वो इनकम ही ना। एंड रिश्ता कौन सा है? तो किस साइड में जाएगा? सैलरी। तो आज हमारा सेक्शन नंबर 15 ख़त्म होता है। हम इसी तरह धीरे धीरे अपना आगे का कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट करें और हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना